मिस्टर अभिषेक जोशी, जोरदार तालियां, ताली कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां। पेमेंट आती है तो अपने आप पता चल जाता है कि पेमेंट आ गई है, उसकी कोई शोर शराबा नहीं होता। तो ये भी सेल्स का पार्ट है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? वो शेर होना चाहिए। शेर कैसा होता है? उसको ना तो अच्छे से दौड़ना आता, ना उसको अच्छे से उसकी आंखें अच्छी, ना वो भारी है जानवर है, ना उसको उसकी कोई इतना बड़ा है या उसकी कोई जंप इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या है? साहस है। तो सेल्स एक साहसिक आदमी का काम है। अगर आप साहसिक हो तो आप सेल्स कर सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहे हो, घबरा रहे हो और आपके अंदर डाउट है, फियर है, तो आपसे सेल्स नहीं होगी। तो ये शेरों वाला काम है। क्यों नहीं है बताऊं आपको शेरों वाला काम कैसे है। एक सेल्समैन क्या बोलता है, या सेल्स पर्सन या कंसल्टेंट, सर अगर मशीन नहीं बिकी ना तो पैसा मत देना, अगर मशीन बिकेगी तो ही पैसा लूंगा, ऐसे पैसा नहीं लूंगा। आपसे 1 घंटा डेमो किया मैंने, आपका 1 रुपया नहीं लूंगा सर, मशीन बिकेगी तो पैसा आएगा। ऐसा होता है ना। ये हिम्मत होती है एक सेल्समैन की या कंसल्टेंट की बोलने की कि मैं काम सेल होगी तो ही पैसा लूंगा, ना भूखा मर जाऊंगा, बिना सेल्स के पैसा नहीं लूंगा। आप किसी जॉब वाले को बुला लो जी, बिना काम करे पैसे दे देंगे क्या कोई? हम काम भी करते हैं, सेल होती है उसके बाद पैसा लेते हैं। यह है मर्दों वाली बात। 10 दिन छुट्टी मार ली तो भी सैलरी आती है। मैं मान के चलता हूं कि जॉब में ऐसा होता है। अब सेल्स तो करना है, क्योंकि बता दिया डेमो। रिजेक्शंस को हैंडल करना नहीं आ रहा, तो अब देखिए समझना बात को कि सेल्स करना है, बस ऐसा काम नहीं चलेगा। उसके साथ चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी। चीज़ें क्या सीखनी पड़ेगी? आपको हैंडल रिजेक्शन कैसे करना है, लर्न टू हैंडल द रिजेक्शन। आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझना पड़ेगा, डुप्लीकेशन, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंपाउंडिंग एंड ESBI क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें आपको समझनी, खुद ने समझनी पड़ेगी पहले, अगर आप सेल्स करने जा रहे हो तो। मेरी बात से एग्री हैं आप सब लोग? क्योंकि नींद आ रही, खाना ज़्यादा खाया होगा आई थिंक। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको थोड़ी नींद उड़ जाएगी। एक बार है ना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो सामने से क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया। तो ब्राह्मण आया तो उन्होंने देखा इतना गरीब सा है। एक्चुअली सारे ब्राह्मण गरीब से होते हैं, मैं ब्राह्मण ही हूँ। तो अब वो ब्राह्मण आया, गरीब सा था। तो अर्जुन ने बोला कि अरे तो बहुत गरीब लग रहा है, तो उसको 100 शेर मतलब 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। वो लेके चला जाता है। रास्ते में क्या होता है, उसको एक चोर मिल जाता है। तो चोर उसकी अशर्फी लेके चला जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है, चोर ने अशर्फियाँ ले ली मेरी, सोने के सिक्के ले लिए। वो नेक्स्ट डे फिर वो मॉर्निंग में फिर उसको भगवान मिलते हैं। बोले कल तुझे 100 अशर्फियाँ दी थी मैंने, तू फिर आज भीख मांग रहा है। तो बोले साहब ऐसी कहानी हो गई, चोर लेके चला गया, लुटेरा था, मुझे मिल गया जंगल में। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला चल ठीक है, मैं तुझे एक डायमंड देता हूँ, बढ़िया मोती टाइप का कुछ दिया। तो उसने वो मोती ले लिया और जाने लगा। अब घर पे पहुंचा तो लेट हो गया था। तो लेट होने के बाद क्या किया कि उसने अपनी वाइफ को बताया नहीं और उसको एक घड़े के अंदर छुपा दिया, छोटे घड़े के अंदर छुपा दिया कि सुबह उठेगी तो बता दूंगा, अभी तो सो रही है बोल के। अब वो रात को वाइफ को प्यास लगी, तो वाइफ ने क्या किया कि घड़े में पानी देखा तो पानी नहीं था। तो उठ के कुएं की तरफ पानी लेने गई, लेकिन पानी भरी, फिर घर पे लेके आ रही थी कि सुबह भी चाहिए पानी तो ज़्यादा ही ले जाती हूँ। वो बेचारा ठोकर खा के घड़ा फूट गया। तो उसने क्या किया कि फिर बोले घड़ा फूट गया। तो उसने क्या किया, फिर छोटा घड़ा पड़ा था, बोले तो इसको ही भर लाती हूँ मैं। तो उसने घड़ा उठाया, उसमें डायमंड भी चला गया और उसने कुएं में डुबाया तो वहीं गिर गया वो। अब वो सुबह उठा तो बोला कि रो घड़ा कहाँ गया पड़ा था जो? बोले कौन सा घड़ा? वो तो रात को फूट गया था, मैं तो नदी में गई, कुएं के अंदर, और नदी में गई थी तो वहाँ पे वो गिर गया। तो बोला धत तेरे की।
ये मेरा डायमंड भी घुमा दिया इसने। तो वो जब सोना और जब उसको गिन्नी मिली, जब उसको डायमंड मिला था, तो वो पता है क्या सोच रहा था, अब इस सोने से मैं बढ़िया घर बनाऊंगा, एक बड़ी सी भैंस ले लूँगा, 4 तो गाय ले लूँगा, एक बैलगाड़ी ले लूँगा, ये ले लूँगा। तो जब उसको डायमंड मिला तो उसने क्या सोचा, अब मैं और बड़ा घर बनाऊंगा, और बड़ा काम करूँगा, अब मैं और 4 नौकर चाकर रख लूँगा। तो वो ये सोच रहा था। तीसरे दिन फिर वो मॉर्निंग वॉक पे गया, तो भगवान फिर उसको मिल गए। बोले अब क्या हुआ? तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये क्या है कहानी, समझ में नहीं आया। तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसको 2 रुपये दिए, मान के चलो 2 रुपये दे दिए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले 2 रुपये दिए, बोले कृष्ण भगवान को 2 रुपये दिए। वो जाने लगा जंगल में जाने लगा। तो बोला यार इन 2 रुपये से क्या होगा, मैं काम करता हूँ किसी का भलाई कर देता हूँ। तो सामने से एक मछली वाला मछली बेच के जा रहा था, तो उसके बाद एक ही मछली बची थी। तो बोले यार इस मछली क्या करेगा, बोले इसको मारूंगा। तो बोले यार मारे मत, तू मुझे दे दे। तो उसने अपने हाथ में ले लिया, उस बर्तन को हाथ में ले लिया। तो जैसे उसने बर्तन में हाथ में लिया तो मछली के मुंह से वो डायमंड निकल गया। वो खुश हो गया एकदम, अरे वाह, अरे डायमंड मिल गया। तो जैसे उसने मिल गया बोला, तो चोर सामने खड़ा था। बोले यार ये इसका मतलब अर्जुन और कृष्ण पीछे आ रहे हैं, ये मेरे को पुलिस में पकड़वाएगा, उनसे मरवा देगा मेरे को। तो बोला तेरी 100 रुपये ले ले भाई, मुझे माफ़ कर दे। तो उसकी 100 रुपये भी आ गई और उसका डायमंड भी आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब अर्जुन ने पूछा भगवान समझ में नहीं आया मुझे। तो भगवान ने बोला देखो, ये जब अपने बारे में सोच रहा था तो इसके साथ गड़बड़ हो गई, जैसे ये दूसरों का भला करने का सोचा, इसके साथ अपने आप भला हो गया। सो हमें भला भी करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। सही है, मेरे साथ है सब लोग? कुछ ज़्यादा तो नहीं मतलब लग रहा ना, मैं पूछता हूँ कई बार, लग रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 1 घंटा बोलना है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे, लोगों का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और माइंडसेट नहीं समझते, वो तो कोर आईटी का बंदा है, अब उसको सेल्स का डेमो दिखाने चले गए, कहाँ उसके दिमाग में जाएगा? नहीं जाता। क्योंकि मैं एग्जांपल आईटी वाईटी के लूँगा, मैं खुद आईटी से हूँ इसलिए, और मैं राहुल प्रास को भी थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी आईटी से है। तो वो आईटी वाला जो बंदा है, उसको एकदम आप सेल्स की चीज़ दिखा दोगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि मुझे क्या करना है, बेचना है। तो उसे बेचना है बोल के वो घबरा जाएगा, वो आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बाय कर लिया तो ये मेरे को बोलेगा बेच इसको। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज से 5 साल पहले लोगों के कम समझ में आती थी, आज सारे के सारे एक्सपर्ट हो रखे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कर दिया सबको, नीति आयोग जी ने। तो सब लोग एक्सपर्ट हो रखे हैं। तो आपको लोगों के माइंडसेट के साथ खेलना जरूरी है। सो ये लोगों के माइंड के साथ खेलने का बिजनेस है। सेकंड इसमें क्या है, मोटिवेशन एंड वर्किंग। अभी कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। अबे काम तो नहीं कर रहा, मोटिवेटेड हो तो क्या हुआ, काम भी तो करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस से ये बोलता हूँ कि आप पूरे डीमोटिवेटेड रहो, कलेश करते रहो दिन भर, अपलाइन से डाउनलाइन से, लेकिन आप काम करते रहो तो आपकी सेल हो जाएगी। और मैं रोहित सर के साथ ये करता रहता हूँ दिन भर। सो आप डिमोटिवेटेड रहो, लेकिन आप एक एक स्टेप चलते रहो। मैं मोटिवेट हूँ, सब आता है मुझे, ऐसे सब आता है, तू क्या समझा रहा है, मुझे सब पता है भाई, तेरी सेल तो नहीं हो रही, कोई ना भाई, सब पता है यार, सब पता है। सो आप डिमोटिवेटेड हो जाओ भले ही, पर सेल्स तो करो। सो मोटिवेशन जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आप मोटिवेशन नहीं लगोगे तो आप बेस्ट है, आपको आरटीपी से मोटिवेशन आता होगा, पर सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन से बंदा परमानेंट चलता है, जैसे मैं चल रहा हूं, और 6 से 2 इंडस्ट्री तक चलूंगा, उसके बाद तक भी चलता रहूंगा मैं। अब ये सेल्स का फॉर्मूला है, इसमें 2-3 चीजें मैंने ऐड करी है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा आपका सबका। देखो, कॉमन सेंस तो चाहिए ही चाहिए, सेल्स में नॉलेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। कुत्ता काटता है एकदम भागते हैं ना हम लोग, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है और ऐसा करके एकदम पता होता नहीं आपको, क्यों? क्योंकि वो पता है पहले से, लेकिन सेल्स में नहीं पता होता। क्योंकि सेल्स क्या है, नई है, नई पहली बार कर रहे हैं आप, तो इसको हल्के में नहीं लेना, इसको वैसे ही करना है, एकदम इसको वैसे ही करना है आपने।
इसको वैसे ही करना है। तो आपको डेटाबेस भी मेंटेन करके रखना है। यहां पे क्या होता है ना, बंदा चला गया पूरा लेके, डेटाबेस कुछ भी नहीं है। डेटाबेस अभी मंगाता हूं सर, वो वाला वीडियो भेज देना एक बार, वो जो था ना उसमें डॉक्टर उसके टांग तोड़ रहा होता वाला। वो अब अपलाइन बेचारा कहीं पे भी है, वो वीडियो भेजने में लगा हुआ है, अरे वो तो मेरे लैपटॉप में मोबाइल में आ गया, नहीं बहुत बड़ा है छोटा है। भाई क्यों नहीं है, साल 1.5 साल हो गया, ये डेटाबेस क्यों नहीं बनाया अभी तक? डेटाबेस चाहिए, और प्लस हैबिचुअल होना चाहिए। आपको आदत होनी चाहिए काम करने की सेल्स के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं होगा। आप 15 दिन काम करे, 15 दिन गायब, ये क्या बात हुई? फिर 3 दिन कहाँ, पहाड़ों पे। तो ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। जी शिक्षक बनना है, कब बनना है? तो भाई आपको ये सब चीजें करनी है, कॉमन सेंस, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें एक साथ होगी ना तो ही एक साथ ब्रह्मास्त्र चलेगा, तो ही सेल क्लोज होगी। आधी सेल क्लोज होती है कभी, पर आधी नॉलेज से तो चले जाते हैं हम लोग। अभी आपको देते हैं 50% पे दे रहा हूँ, 50% बाद में दूंगा, आप कितना मुंह बन जाता है अजीब सा। सर पूरे पैसे दो, मशीन तो तभी आएगी। लेकिन नॉलेज तो बराबर नहीं है, डेटाबेस पूरा नहीं है, हैबिचुअल पूरे नहीं है, और सेल्स करने चले। आप प्लीज इसको अच्छे से बांध के रखिए। ये मेरा बना हुआ फॉर्मूला है, 2 चीज मैंने ऐड करी है, बाकी इधर उधर की है। क्योंकि 5 साल से मैंने ये चीज समझी है, ये 2 चीज किसी के पास नहीं होती, डेटाबेस और हैबिचुअल, ये कोई नहीं होता। मेरे इस लैपटॉप में देखोगे ना आप, जितना भी डेटा है मैं इसको ठीक भी नहीं करवाता हूं कि साला गलती से कुछ उड़ ना जाए। इसके अंदर वही है, दुनिया भर की वीडियो कॉपी पेस्ट मार के यूट्यूब। तो डेटाबेस होना चाहिए। तो सेल्स करने के लिए ये सब चाहिए, ये टूल्स हैं सेल्स के। मैं कॉल प्रोस्पेक्टिंग या ये सब नहीं बता रहा हूं, वो तो बहुत अच्छा बताएंगे नासिर सर, आगे सब लीडर्स। अब सेल्स कौन कर सकता है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर सेल्स करने के लिए। हल्दी मिर्च मसाला है क्या कि दुकान बदल लो, ऐसा है? इस बार हमारा जीरा खा के देख ले, नहीं है ना? हमारा खुद की कंपनी का कच्ची घानी का तेल नहीं है ना? 2,80,000 रुपए की मशीन है जो हम ठोक के बजा के बेचते हैं, और 4 लाख रुपए तक जाती है। उसके लिए क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए बिना कॉन्फिडेंस के तो काम नहीं होगा। हाँ देख ले, ऐसे तो नहीं होगा। ले ले यार, ले ले, अच्छी है, ले ले, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेना पड़ेगा तेरे को, तेरे घर के लिए, तेरी हेल्थ के लिए, तेरी फैमिली के लिए। भाई क्यों नहीं ले रहा यार, क्या दिक्कत है बता? अबे यार तूने आज तक खर्चा ही कहाँ किया? तूने हेल्थ पे तो खर्चा ही किया नहीं है, पानी पे कहाँ खर्चा किया? तेरे दादाजी ने नहीं किया, तूने कहाँ से कर लिया होगा? आदमी वही खर्चे सबसे ज्यादा करता है जो उसके फादर ने, उसके दादाजी ने किए हो, उन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है। तो उन्होंने किस पे खर्चा किया? सोना बचाने पे, गोल्ड खरीदने में। तो हिंदुस्तान में इतना सोना है कि बाहर आ जाना तो 10 रुपए किलो सोना हो जाए अभी। तो हमने वही देखा, वही किया। तो आप क्या कर रहे हो? रूल ब्रेक कर रहे हो। अब आप आज आदत डालो लोगों की, खुद की, तो आप आगे इस मशीन को और अच्छे से कर पाओगे, दे पाओगे। सोच बदलनी है, सोच नहीं बदले तो कुछ नहीं होगा। आप सेल्स भी करनी है, नॉलेज की नहीं है, सेल्स की नॉलेज तो है ही नहीं, इन्विटेशन स्किल का पता ही नहीं है, फॉलोअप स्किल तो बिल्कुल ही भूल जाओ। और उसके बाद क्लोजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। मशीन लगी 13,000 या 65,000 रुपये आ गए, 75,000, तो आफ्टर सेल सर्विस तो करनी नहीं, वो तो करनी नहीं कभी भी। तो आफ्टर सेल सर्विस करेंगे तो 2 सेल और मिल सकती है आपको, बहुत कम इफर्ट से। तो ये आपको ये सब आपको करना है सेल्स के अंदर ही, ध्यान रखना है आपने। हर चीज एक्सपर्ट होनी चाहिए। डॉक्टर भी जब सेल्स करता है तो एग्जामिन करता है, पहले डायग्नोस करता है, उसके बाद ट्रीटमेंट देता है। जाते टांग तो नहीं काट देता पहले दिन ही। तो यहाँ पे भी ये सब चीजें ही हैं। आपको सेल्स करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी ही करनी है। आगे बढ़े। अब ये 8/73 संतोष नायर जी का एक फॉर्मूला है। मतलब उन्होंने बताया कि 100 सेल, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना आप लोग ना। 100 सेल्स पर्सन अगर मार्केट में है तो 44 लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार अगर ऑब्जेक्शन आ गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड,
चाहे उसको सेमिनार में लेके गया हो, चाहे उसके घर पे डेमो किया हो या पार्क में डेमो किया हो, जब उसको फॉलो करता है चाहे वो सामने या वो फ़ोन पे, तो वो 44% लोग वहीं गिव अप कर देते हैं, पहले ना पे ही। ये फॉर्मूला है। अभी 100 लोग हैं तो 44 तो वही हैं। सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 44 में नहीं आना ना, पहली गिव अप में तो नहीं जाना। अरे हाँ तो बोलो, ऐसे तो कुछ तो बोलोगे, नहीं जाना ना सर, ठीक है। तो पहले जो 44% जो लोग होते हैं, 100 में से 44 लोग वैसे होते हैं जो बिना पर्पस के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हुए होते हैं। बस वो आ गए, उन्हें किसी ने, भाई ने, किसी ने, दोस्त ने, किसी ने बोला था तो उन्होंने मशीन ले ली। अब दोस्त ने ये बोला था कि भाई इसको आगे भी रिकमेंड कर देना तुझे अच्छा लगे तो। उसने बोला जी मैंने रिकमेंड कर दिया। उसने मना कर दिया, बोले भाई मना कर दिया उसने, ठीक है खत्म। तो ये 44% लोग हुए हैं जिनको पर्पस भी नहीं पता, ना सेल्स की न्यूट्रिशन स्किल, ना प्रोस्पेक्टिंग स्किल, ना क्लोजिंग स्किल, कुछ ही नहीं आती इनको। तो 44 लोग हुए, ठीक है। अब उन 44 लोगों में से निकल गए, अब कितने बचे? 56 जो लोग होते हैं उनमें से स्मार्ट कुछ लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बोलते हैं सर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे सर इसलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आज तक आपकी लाइफ के अंदर आके सबसे पहले तो किसी ने इसको आपको अच्छे से समझाया नहीं है। इसके अंदर एक ESBI क्वाड्रेंट है और एक पानी है सर, जो आपने डेमो देखा था उसके बारे में और मैं डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि सर 1 to 1 बैठेंगे ना तब हम ज़्यादा क्लियरिटी से समझ पाएंगे। तो वो पहला ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद दूसरे के पास जब वो जाता, दूसरा उसको, मतलब बाकी 56 हैंडल कर रहे हैं उसको, लेकिन वो जो कस्टमर होता है वो क्या बोलता है? पहले बोला उसने आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो 44 निकल गए। फिर वो बोलता है कि आई एम बिजी, वो बोलता है आई एम बिजी। तो आई एम बिजी का जब दूसरा ऑब्जेक्शन आता है तो ये 22% जो लोग होते हैं ये वहाँ से गिव अप कर देते हैं। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। तो सर आप बिजी हो तो फ्री कब होगे? तो बोलता है जी मैं 200 साल बाद। तो 200 साल बाद, ठीक है सर, जब 200 साल बाद फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो वो 22% लोग यानी कि 22 लोग भी छोड़ के चले गए। तो 100 में से 44 जा चुके, 22 जा चुके। अब जो रिमेनिंग बचे 34, वो 34 लोग क्या ना थोड़े से समझदार हैं, थोड़े सिंसियर हैं, उन्होंने देखा है, समझा है थोड़ा बहुत। तो उसमें से वो जब वो ऑब्जेक्शन आता है, रिजेक्शन आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड पहला, दूसरा है आई एम बिजी, तो बोलता है वो एक थोड़ा सा स्मार्ट बंदा बोलता है कि सर आप बहुत बिजी हो, ये तो सक्सेस की निशानी है, आप आज भी सक्सेसफुल हो, कल भी थे और आगे भी रहोगे। पर सर कई बार क्या होता है कि हम सक्सेस जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है हम हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से उनको मिस कर देते हैं। तो सर मैं ये आपके साथ नहीं होने देना चाहता, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे शाम को 6 बजे मिल रहा हूँ या मैं 7 बजे फाइन रहेगा, बताओ 6 बजे आऊँ 7 बजे आऊँ। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन को हैंडल कर लेता है। अब कस्टमर को फिर कुछ जवाब देना होता है। तो अब कस्टमर क्या बोलता है कि आने से पहले मेरे को कॉल कर लेना एक बार। कई बार ऐसा होता है ना, 5:30 बजे कॉल करके बताऊंगी डेमो के लिए, चेता मैम ऐसा होता है। 5:30 बजे उसने बोला कि 5 बजे एक बार फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना, तो फिर फ़ोन नहीं उठाता। तो वहाँ पे क्या करना होता है कि वहाँ पे 16 लोग निकल जाते हैं, 16 लोग वहाँ से भी चले जाते हैं जब तीसरा थप्पड़ पड़ता है तब, क्योंकि वो बोलता है कि आप आओगे फिर मुझसे पैसे मांगोगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वो 4th थप्पड़। तो अब ये 16 लोग निकल गए, अब बचे कितने? 18 में से जो 10 लोग होते हैं वो उसको समझाते हैं कि सर देखिए आप इतने बिजी हो, मैं आपके पास आऊँगा आपको डिस्टर्ब करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मैं 6 बजे फिक्स पहुँच रहा हूँ और ये डन है बिल्कुल एक तरीके से। फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप अपनी सेक्रेटरी को बोल के इस मीटिंग को रीशेड्यूल करवा लो, पर मेरी तरफ से ओके, मैं शाम को 6 बजे आपके ऑफिस पहुँच रहा हूँ, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। अब क्या होता है कि 10% लोग जो थोड़े समझदार थे उसका आंसर दे दिया, लेकिन वो कस्टमर फिर बोलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो ये 10 लोग भी गिव अप कर देते हैं। फाइनली जो 8 जो लोग होते हैं वो, मतलब ये मान के चलिए कि वो एक्सपर्ट हैं, वो वीडियो भी देख रहे हैं, वो सेमिनार भी देख रहे हैं, वो अपने सीनियर की सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बुक्स भी पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ लिया है, और वो गंगा जमुना सरस्वती घाट घाट का पानी पिए हुए हैं और लोगों को पिलाया हुआ भी है उन्होंने। तो वो 8% लोग ही इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, और वही 8% लोग 73 से 80% तक का बिजनेस लेके आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये 8% लोग तक पहुंचना है आपको, या आपको रिमेनिंग 10, 16, 22% वाले लोगों में आना है। कौन कौन लोग हैं जो 8% वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं? सभी। तो अगली बार हेलीकॉप्टर से आऊँगा फिर मैं।
हैं? पक्का? राहुल भाई और रोहित सर चार्टर प्लेन से आएंगे फिर। अब ये 4 वाई हैं। 4 वाई क्या है? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। सामने वाला बंदा आपसे दिमाग से खेलता है, तब आपको ये कहानी करनी है। क्या करनी है? वाई वाई नेजिक, वाई नॉट? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं करनी है नेजिक? करनी है, वाई नॉट? करना है यार नेजिक, बढ़िया, ये इज इम्पोर्टेंट। तेरा टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। बोले ठीक है, तो तू ही क्यों नहीं कर रहा? वो रिकमेंड करने लग जाता है। एक काम कर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो तेरा साथ देंगे, वो बिल्कुल उनको जरूरत है इस प्रोडक्ट की। तू तो सिल्वर के किडनी लीवर लेके पैदा हुआ ना, सोने चांदी के, तेरे तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो ऐसे बोलते हैं कि मैं 2-3 लोग रिकमेंड करके दूंगा। तो उसको बोलो वाई नॉट यू, तू क्यों नहीं? उसको इस बात पे फोकस करो कि तुझे करना है यार, बाद में करवाना लोगों से। तू लोगों की चिंता छोड़, पहले तू कर। तो कई बार क्या होता है कि आप इसी चक्कर में फंस जाते हो। वो बोलता है 2 रिकमेंड दूंगा, ठीक है चल तू दे, तो कुछ तो दे। नहीं, वो उसने टरका दिया आपको। अब बाद में क्या समझाना उसको? वो बोलेगा यार मैं तो पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं, थोड़ा सा डाउन हुआ है, अभी थोड़ा समझ रहा है, मेरे डेट चढ़ रहा है मेरे ऊपर। तो उसको बोलो कि जो काम 2 महीने बाद करेगा तो वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं? जो मुझे रोहित सर ने बोला था डायलॉग, आज भी मुझे याद है कि भाई मैंने बोला था रोहित सर को कि सर 2 महीने बाद लेता हूँ मशीन। तो रोहित सर ने बोला था जो काम 2 महीने बाद करोगे वो आज ही कर लो। बस समझ में आ गया था, मैं तो समझदार हूँ, तो मैंने तो ले ली थी। 2 दिन में मैंने अरेंज किया था पैसे फिर, क्योंकि मेरे लिए भी उस वक्त 2 लाख रुपए अरेंज करना वैसा ही था जैसे आज किसी को 20 लाख रुपए अरेंज करना हो। सो ये 4 वाई सामने वाले के दिमाग में समझाना है। ये बिल्कुल उसको उसी तरीके से आप सोचो कि उसको यही करवाना है, वाई नॉट नाउ, यहां तक लेके आना उसको, और इसी पे डिस्कशन करनी है आपने, छोड़ के नहीं आना उसको। वो तो वैसे भी जाना चाह रहा है, आपको क्यों छोड़ना? अब देखो ये एक चीज है, बायर की नीड्स और वांट क्या है। मैं डेमो देने गया हूँ, डेमो देने जा रहा हूँ, मैं हर महीने नई नई कंपनी लेके चला जाता हूँ। आज ये, आज वो, कल दूसरी कंपनी, फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चौथी कंपनी, फिर 3 महीने बाद बढ़िया कंपनी आई है, बढ़िया कंपनी आई है। तो क्या मैं ऑनेस्ट हूँ इस इंडस्ट्री को लेकर? यार तो घड़ी घड़ी नई कंपनी पानी लेके आएगा भाई, ये भी तो चाहिए ना। बायर को क्या चाहिए मुझसे कि ऑनेस्ट है या नहीं है, या एवं आ गया? ऑनेस्ट, रिलायबल हूँ या नहीं है? पिछली बार इसको 50,000 रुपये दिए थे, साल ने 35,000 रुपये काट लिए, 15,000 का आज तक पता नहीं है एक प्रोडक्ट पे। इस बार भी तो रिलायबल है या नहीं है बंदा? कॉम्पिटेंट है या नहीं है? ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ये तो ऐसे बोलता है यार, हर बार ऐसे बोलता है, तो कभी क्या लाता है कभी क्या लाता है, ऐसा कुछ का पता ही नहीं। एक्साइटमेंट है या नहीं है कुछ करने के लिए, या लोगों की बातें सुन लेता है और इम्प्लीमेंट करने चला जाता है? और क्वालिटी तो होनी ही चाहिए ना हर काम के अंदर। क्या ये ईमानदारी कैसे करेगा? क्या ये मुझे सब कुछ सिखाएगा? ये ज्वाइनिंग के बाद मैं अगर इसके नीचे लोग लगाऊंगा तो ये ऐसा तो नहीं कहीं और नीचे लगा लेगा? क्वालिटी है नहीं इसके अंदर, ईमानदारी है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर, तो हम तो कस्टमर से सब चाहते हैं, पर उस कस्टमर का कौन ध्यान रखेगा? ये वो है। तो वो ये बिल्कुल आपको इस चीज़ को कस्टमर का भी देखना है आपने। और एक बार रिलेशन टूटा, गड़बड़ हुई, तो फिर वो नेटवर्क ही खराब हो जाता है। अब ये सेल्स की और मार्केटिंग की स्किल्स है, ये आर्ट है। इसमें से अगर 3 भी आपको आती है ना, ये बहुत सारी है, मतलब लिखा भी नहीं, इसमें से 3-4 भी अगर आपको आती है ना, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से आगे जा सकते हो। कोई सी भी 3 स्किल्स, कोई सी भी 3 चुन लो जो आपकी एक्सपर्ट हो, उन 3 पे काम करने लग जाओ आप, तो काम हो जाएगा। सब तो नहीं होगी, है ना, लेकिन कोई सी भी 3 होनी चाहिए आपके पास। क्लोजिंग प्रोस्पेक्टिंग को छोड़, वो अलग है, लेकिन ये स्किल्स भी होनी चाहिए आपकी। क्या मैं लोगों को बातों में ले लेता हूँ? क्या मैं लोगों को अपनी बात पूरी दे पा रहा हूँ? क्या मैं बहुत अच्छे से मैसेज दे पा रहा हूँ? या मैं अच्छी रेपो बना पा लेता हूँ बात करने से पहले? क्या मेरा
इमोशनल मैं हूँ बंदा, इमोशनली कनेक्ट कर रहा हूँ लोगों से। तो ये सब चीज़ों आपके पास होनी चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप एक ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एक गुड स्टोरी टेलिंग स्किल्स इन मार्केटिंग। अगर मैं किसी को डेमो देने जाऊं तो डेमो देने जब मैं जा रहा हूं तो क्या मैं डायरेक्टली उससे बात करने लग गया प्रोडक्ट की, या मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूं? मेरी स्टोरी है, जेन्युइन स्टोरी है, तो आप सबके पास भी एक जेन्युइन स्टोरी होगी कि ये मशीन आपके घर में कैसे आई। मेरी स्टोरी जेन्युइन है कि भैया मेरे को ये मशीन तब मिली थी जब मुझे स्लिप डिस्क था, रोहित सर ने मुझे रिकमेंड किया था और मैंने इस मशीन को बाय किया। फिर उन्होंने बोला अभी ले ले, तो मैंने ले ली। फिर मैंने पानी पिया, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई। उसके बाद मैंने इसमें काम करने लगा। सर तो मशीन तो मुझे भी महंगी लगी थी और मैंने भी इसको बाय किया क्योंकि मैंने पहली बार सोचा कि यार हेल्थ के लिए घर में कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। आज गाड़ी घोड़ा घर पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे किसी ने खर्च नहीं किया, तो मैं पहली बार अपनी फैमिली के लिए लेके आया हूँ। अल्कलाइन वाटर में लेके आया हूँ, कैंगन वाटर। सो ये आपको पूरा बनाना चाहिए। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग बराबर नहीं है तो आप कुछ भी बोल पाओगे, उसको आप कनेक्ट नहीं दे पाओगे। तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये बना के रखिए कोई ना कोई अपनी अपनी। एंथुसिज्म होना बहुत जरूरी है काम को करने के लिए, क्योंकि एंथुसिज्म अगर है, एंथुसिज्म इन्फेक्शन की तरह काम करता है सामने वाले के अंदर। अगर उसमें एक्साइटमेंट है ना तो सामने वाला आपसे जल्दी अट्रैक्ट होगा और आपकी बात थोड़ा अच्छे से सुन पाएगा। अपना रिजल्ट को सेल करना है हमेशा। प्रोडक्ट को सेल करके 3 बार एक बार डेमो दिखा भी दिया तो रिजल्ट पे फोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिमोनियल ही दिखाइए, मतलब उनको ये दिखाइए, दूसरों की दिखाइए टेस्टिमोनियल, उससे रिजल्ट बताइए कि देखो इससे ये बंदा है, इसके ये प्रॉब्लम ठीक हुआ, इसका ये इसने यहाँ पर अर्निंग करी, एज ए बिजनेस मॉडल की तरह अर्निंग करी। तो ये सब आपको दिखाना है। आप सर अभी टाइम है क्या, कितना मेरा घंटा हो गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला। यूएसपी क्या है हमारे प्रोडक्ट की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कैसे है? मेरे लिए तो है, पैसा भी है और हेल्थ भी है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर अब कैसे है कि अगर आप, मेरा दोस्त है मान लीजिए, मेरे फ्रेंड है राहुल सर, या मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं यहाँ पे, सचिन सर है। सो अगर मैं इनको जाके डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बताने लग जाऊँ, मैं कल तक दूसरी बात कर रहा था और आज मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अचानक से हेल्थ की बात करने लग गया, तो कोई भी इंसान डाउट में आ जाता है। उन्हें क्या लगेगा कि ये मुझे कुछ चीज़ बेचना है। सो आप बेचने के हिसाब से नहीं जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो आप उसकी हेल्प करने के हिसाब से जाओगे। जाना बेचने के लिए ये, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि हेल्प करनी है उसकी मुझे, एंड रिजल्ट तो आपका सेल ही है। क्योंकि सेल होना जरूरी है, क्योंकि गर्लफ्रेंड के प्यार में या पाकिस्तान की हार में वो मज़ा नहीं है जो कि सेल्स होने में जो मज़ा है। समझ रहे हो? तो आपको करना सेल्स ही है। अगर आप सेल्स नहीं अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाते हो या उसकी, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आप उसकी कोई प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करो या आगे उसका फ्यूचर प्लान फिक्स कर दो। प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करो या आगे का कोई उसका फ्यूचर प्लान फिक्स कर दो, उसको बिजनेस प्लान अच्छे समझा दो या उसको प्रोडक्ट समझा दो। अब क्या हुआ कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से करी, उसको इनवाइट बहुत अच्छे से किया क्योंकि मैंने सीख लिया। प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से करी और पोजीशनिंग मैंने, मतलब सब कुछ सेट कर दिया, उस प्रोडक्ट को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं उस प्रोडक्ट को उसको क्यों देना है, क्योंकि उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं करी आपने। तो आपको देखो, सबसे पहले किसी को भी प्रोडक्ट देखो, ये चीज़ है ना जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये मैंने भी 2-3 साल में सीखी है। सो इसमें टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी है। ये आज सेशन लेते ही आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी किसी को भी। हम यही करते हैं, सीधा डेमो देते हैं, हमें इतना पता है 10 में से 1 क्लोज हो जाएगा, तो उसी स्ट्रेटेजी पे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो शायद आपकी 10 में से 3 या 4 सेल भी हो सकती है। उसकी नीड को अगर आइडेंटिफाई किया, नीड आइडेंटिफाई करने में आपको टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा, सब कुछ मतलब थोड़ा क्रिटिकल है। लेकिन अगर ये हैबिट हो गई आपकी नीड आइडेंटिफाई करने की, तो आपकी सेल बहुत जल्दी होगी। जब नीड आइडेंटिफाई कर लोगे तो प्रोडक्ट तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो नीड आइडेंटिफाई करना है। अब आपका नीड भी आइडेंटिफाई कर ली आपने उसकी हेल्प भी कर दी, लेकिन आपने जो चूज़ करना था कि वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। अब आपका प्रोडक्ट कौन कौन लेगा, ये बात ध्यान से समझ लेते हैं कि आपका इनिशिएटर आपका प्रोडक्ट ले सकता है, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर। किसी को लाइफ में कुछ करना है, इनिशिएट करना चाहता है, वो कुछ पैसा कहीं लगाना चाह रहा है, तो वो आपका इनिशिएटर है, उसको आप ये दे दो। इन्फ्लुएंसर है, मतलब वो बढ़िया आदमी है, एकदम झकास आदमी है, वो
पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा है वो आपका प्रोडक्ट लेगा। डिसाइडर है, मतलब डिसाइडर होना चाहिए, मतलब वाइफ को दिखाए हस्बैंड से पूछेगी, हस्बैंड को दिखाए वाइफ से पूछेगा, तो वो देखना है आपको डिसाइडर कौन है, बायर और कंज्यूमर। बायर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा। सो इस पर फोकस करना है आपको। और यहाँ पे एक चिट आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने डेमो उस इंसान को दिखा दिया जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? तो आपको बजट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऐसा इंसान जिसके पास मनी है, चाहता है, ये तो आपका पहला कस्टमर हो गया, इसको फटाक से आपको मशीन देनी है। जिसके पास पैसा है लेकिन चाहत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको दोबारा समझाना है अच्छे से। पैसा तो है मेरे पास लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों लूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ मेरे तो। तब आपको उसको ढंग से समझाना है, बिजनेस प्लान समझाना, हो सकता है बिजनेस प्लान देख के आ जाए, दोबारा प्रोडक्ट समझाना है। एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसा भी नहीं, चाहत भी नहीं है, उसको बाहर निकालो। एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन करना वो चाहता है, एकदम एनर्जेटिक है, सब कुछ है लेकिन पैसे का मारा मारी है, तो उसको लोन वोन के बारे में समझाओ। तो ये 4 तरह के बायर आपको मिलेंगे करने के लिए। ये एक स्पैन को टेक्निक है जिसमें कि आपको इसको फॉलो करना है। इसकी हर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, चाहे वो सस्पेक्ट हो, प्रोस्पेक्ट हो, अप्रोच हो, नेगोशिएशन हो, क्लोजिंग हो और ऑर्डर्स हो, इस पर अलग अलग आप अपने कस्टमर को डिवाइड कर सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। सस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, पूरे यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर जो भी है आपको दिख रहा है वो आपका सस्पेक्ट है, उसी में से आपको प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। सो इसको फोकस करिए, अप्रोच और प्रोस्पेक्टिंग बराबर होनी चाहिए। नेगोशिएशन करें, जो दे रहा है, जो भैया तुम जो पैसा दे रहे हो ना, उसके बराबर वैल्यू का प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है, ये आप करिए, क्लोज करिए और ऑर्डर से रेफरेंस लीजिए। इसको एक बार हम सब पढ़ते हैं जोर जोर से, आप सब पढ़ें जोर जोर से। तो मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको पढ़ना है। बेचने के व्यापार से तीव्र प्रेम करना, क्योंकि हम प्यार नहीं करते हमारे बेचने के व्यापार को। प्यार करिए अपने सेल्स प्रोफेशन से, अगर प्यार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दूल्हे की तरह सच के जाइए जहां पे भी डेमो देने जाते हो, बढ़िया एकदम। हाँ, लेडीज भी अच्छा बन के जा सकती हैं, सबको जाना है बढ़िया बन के, दुल्हन तो नहीं बोलूंगा। सो हर इंसान को बढ़िया बिल्कुल प्यार करना, मतलब अपने प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन है यार, तो बनना है ना उसके हिसाब से। दिमाग में तो कैंगन में 6 डेस्टी बनना है और प्यार है ही नहीं बिजनेस से। सो ईमानदारी से, अभ्यास से प्रोफेशनल बनना है। अब प्रोफेशनल तो बनना ही नहीं है, आप जाओगे किसी ऐसे डॉक्टर के पास जो प्रोफेशनल ना हो? कोई नहीं जाएगा। अगर एक बार गलती से पता भी चल जाता ना कि इसने टांग की जगह आंख निकाल ली, तो कोई जाता नहीं है उसके पास पूरी जिंदगी। डॉक्टर साहब, बात तो बार बार डॉक्टर का नाम आ रहा, बुरा मत मानना, क्योंकि डॉक्टर ही देखे हमने तो, डॉक्टर। सो जी तोड़ मेहनत करना है, पर वो करोगे नहीं आप? करोगे पक्का? ठीक है। भागना नहीं, धैर्य रखना है, क्योंकि हम भाग जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी है भाग जाते हैं। मैं तो यार, आप लोगों में से कुछ लोग तो 50-50 है ना, आधा कैंगन है आधा खुद का बिजनेस है, मेरा तो कैंगन ही है। फिर सो भागना नहीं है, धैर्य रखना है, ठीक है। लगातार ट्रेनिंग लेते रहना है। एक बार और बोलो, एक बार और। अपनी क्षमता की जांच करते रहना है। अगर नहीं कर पाते हो तो अपने अप्लायंस पूछो, मैं सही प्रोस्पेक्टिंग किया कि नहीं किया, नहीं आई, दोबारा करूं, ऐसे कर। हाँ, एक्टिव अपलाइन, वो नहीं जो छोड़ के चला गया। हाँ, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखते रहो। मेरी गलतियों से लोगों ने बहुत सीखा, बहुत कमाया। हाँ, ऊर्जावान बने, एनर्जेटिक रहें हमेशा। ढीले आदमी से कोई बात करना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। हाँ, प्रोडक्ट का डेमो देना लेगा क्या? ले ले यार, ले ले डेमो। कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। हाँ यार, क्या बनाया खाने में? क्या बनाया तूने? खाने क्या बनाया? ले पहले खाना खाते हैं, बाद में बात करें। ऐसे नहीं होगा ना। आप गए और आपने उसी के बारे में बात करी, चाय भी रखी तो बाद में रखो। कुछ लोगों को मैंने देखा नाश्ते में उसमें लगे रहते हैं, खाने में धम धम नमकीन। मत खाओ ना तो उसको कि नहीं भाई अभी तो प्रोफेशनल आया हूँ मैं, बाद में बात करेंगे। चाय में मीठा कम डालना टाइप से।
खुददार बने, खुद गर्ज नहीं, अपने अपना नहीं देखना, क्योंकि ऊपर भगवान भी है। स्वाभिमान बने, अभिमानी नहीं। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है, थक गए होंगे आप सब लोग। डिफरेंस है सेल्समैन और डायरेक्ट सेल और कंसल्टेंट के अंदर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी सेल्समैन जो होता है ना, वो उसको यूज़ नहीं कर रहा होता प्रोडक्ट को। मर्सिडीज बेचने वाला मर्सिडीज यूज़ नहीं कर रहा होता, वो बेच रहा है उसको। हम यूज़ कर रहे हैं तो बेच रहे हैं। हमारी तो टर्म्स एंड कंडीशन ही यही है कि यूज़ करेंगे तो ही बेचेंगे। ठीक है, तो हम क्या कंसल्टेंट ही हैं, यूज़ कर रहे हैं इसलिए कंसल्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, मैनेजर तक बन जाओगे, लेकिन यहाँ पे बिकम ए लीडर, आप लीडर बन सकते हो। फिक्स टाइम, वर्किंग टाइम, ये आप देख लो एक बार, इसमें जो है डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये कुछ लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये स्लाइड तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखी है। थैंक यू सो मच, मैंने खत्म हुआ तक। थैंक यू। ये बात बिना कहे स्टैंडिंग एविएशन, रियली ग्रेट जॉब। थैंक यू अभिषेक सर। तो सेल समझ आ गई आज आपको? हाँ जी, आ गई सेल समझ? ग्रेट, थैंक यू।